हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज चलिए हम लोग वापस से इस पेज पे मिलते हैं। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि चैप्टर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर पॉलिनोमियल का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग क्या समझते हो पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी टर्म, किसी भी चीज़ को अगर किसी की मेजरमेंट्स, लेंथ या किसी के वैल्यूज़ को अगर हम लोग टर्म्स में डिफाइन करते हैं, या फिर कहें कि हम लोग एक्स वाई जेड इक्वेशंस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, तो वो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो बनाता है, तो वो एक तरीके से पॉलिनोमियल होता है। आप कहोगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल कैसे होता है? तो देखिए, हम इसमें कुछ टर्म्स अगर आपको क्लियर करते हैं, जैसे कि मानो अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है? तो यस, ये मेरा पॉलिनोमियल है। इसको हम कैसे लिखेंगे? इट इज अ पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल। इसे वेरिएबल हम लोग को क्या दिख रहा है? इसे वेरिएबल हम लोग को x, कोई इसके अलावा दूसरा फॉर्म दिख रहा है? नहीं, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज माइनस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस √3 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यस, ये भी मेरा पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें भी मेरा एक ही वेरिएबल जाता है। वेरिएबल क्या होता है, नहीं समझ पा रहे हो ना? वेरिएबल होता है जो कि इक्वेशंस में लेटर्स के फॉर्म में आता है, ठीक है। इक्वेशंस में लेटर्स के फॉर्म में आता है, ABC, PQR, XYZ लेटर्स के फॉर्म में अगर आता है तो वो मेरा वेरिएबल होता है, ठीक है। तो अगर किसी इक्वेशन में मेरा एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो वो मेरा उस वेरिएबल के टर्म पे पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि ये वाला इक्वेशन हो गया आपका, इट इज अ पॉलिनोमियल विथ, यहाँ पे कौन सा लेटर है? यहाँ पे टी है, तो यहाँ आ जाएगा विथ वेरिएबल टी। क्लियर है? समझ में आया? किसी को कहीं कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे अगर हम लोग इक्वेशंस को, अलग अलग इक्वेशंस दिया है और आपको बोला जाए आइडेंटिफाई कि दिस इक्वेशन इज इन विच फॉर्म ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म ऑफ वेरिएबल इज x एंड यहाँ पे वेरिएबल इज t। कोई दिक्कत है? ओके, इतना बात हम लोग समझ गए कि हम लोग पॉलिनोमियल को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। पॉलिनोमियल के अंदर में कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे उसे डिफाइन करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स में बोले तो क्या हो जाता है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ समझते हैं कि टर्म क्या होता है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के अंदर में एक वर्ड आता है टर्म, वो क्या होता है? तो जैसे कि टर्म्स में एक एग्जांपल लेते हैं, से 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, विद द वेरिएबल x। लेकिन अब हम लोग का ये इक्वेशन है, तो इसमें हम लोग को कह सकते हैं कि टर्म्स आर, देखो, हर साइन के बीच में जो होती है वैल्यू, वो एक एक टर्म होता है। तो जैसे ये इक्वेशन में 3 टर्म आता है, 1, 2 और 3, तो हम लोग इसको लिखेंगे द टर्म्स आर 3x स्क्वायर, और जब ये टर्म्स लिखते हैं तो कॉमा से डिफाइन करते हैं। 3x स्क्वायर, उसके बाद में यहाँ पे हमारा आ जाएगा x, ठीक है, प्लस साइन है तो इसलिए x, और दूसरा मेरा आ जाएगा -2। ये मेरा जो होता है टर्म है। क्लियर है?
टर्म में किसी को कोई दिक्कत है? तो जनरली हम लोग को टर्म इस तरीके से डिफाइन करता है। अगर बोला जाए मेंशन द टर्म्स ऑफ द इक्वेशन, तो हम लोग अलग अलग जितनी भी इसके अंदर वैल्यू आएंगी, से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, -2x + 7, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे टर्म्स क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा टर्म्स हो जाएगा खाली -2x and 7, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 ही टर्म है, इसलिए 2 अलग अलग लिखकर शो किए। यहाँ 3 टर्म्स है तो 3 अलग अलग लिख के शो किए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है? टर्म क्लियर है? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने में हम लोग यहाँ पे समझते हैं कोफिशिएंट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कोफिशिएंट, COE, कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट्स में हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे समझना होता है ईच टर्म किसका, पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स उसका, ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज सम numeric value which is called constant, ठीक है, which is called constant। अब कहोगे कैसे ये कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज सम न्यूमेरिक वैल्यू विच इज कॉल्ड कांस्टेंट। अब देखो यहाँ हमने टर्म समझा था, तो टर्म में हमने क्या देखा था, -2x है, 7 है, इसमें देखा था 3x² है, x है, -2 है। तो हर एक टर्म में मेरा कुछ न्यूमेरिक वैल्यू है। इस टर्म में क्या न्यूमेरिक वैल्यू है, 3। इसमें क्या न्यूमेरिक वैल्यू है, जब किसी वेरिएबल के आगे कोई चीज नहीं मेंशन होते तो 1 मानते हैं, तो इसके आगे की न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू -2 है। इस टर्म में देखा जाए तो मेरा -2 इसका न्यूमेरिक वैल्यू है, इसमें कांस्टेंट है, यानी कि ये 7 जो है खुद ही एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो इस तरीके से जो होता है इसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। ये गलत मैंने लिख दिया, सॉरी, कोफिशिएंट, क्लियर, वो गलत था, कोफिशिएंट होता है। समझ में आया कि टर्म्स के अंदर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू जुड़े हुए होते हैं और वही न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है मेरी कोफिशिएंट कहलाती है। अब इसमें भी हम लोग कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि -5x + √3, ठीक है। तो यहाँ न्यूमेरिक वेरिएबल जो है मेरा खाली एक है, x, और उस x के साथ में मेरा ये जो है टर्म, यही मेरा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। तो यहाँ कोफिशिएंट अगर कहेंगे तो देयरफॉर मेरा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा कोफिशिएंट हो जाएगा -5, क्योंकि जो टर्म था -5x उस वेरिएबल के साथ में मेरा न्यूमेरिक वैल्यू था। क्लियर? तो ये -5 होता है। किसी को कोई दिक्कत है? इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे कि मानो हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मानो 7x³ + 5x² + 3, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 3 टर्म है, तो यहाँ से मेरा टर्म्स क्या बन जाता है, यहाँ टर्म्स बन जाता है 7x³, 5x² और ये 3, ठीक है। 7x³ 5x² और 3। अब यहाँ पे मेरे टर्म्स का कह रहा है न्यूमेरिक वैल्यू, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7x³ में मेरा ये जो 7 है वो मेरा कोफिशिएंट हो गया, 5x² में जो मेरा 5 है वो कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरा होता है। अब हम इसमें से क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट होता है। आगे वो पढ़ेंगे कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना कि कोफिशिएंट हमेशा टर्म्स में होते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, लेकिन साथ में वेरिएबल होना जरूरी होता है।
ठीक है। विदाउट वेरिएबल अगर है तो वो कांस्टेंट कहलाता है। तो अब आई होप क्लियर होगा कोएफिशिएंट क्या होता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अब मेरा आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, तो in polynomial when there is only a numeric value without variable is called constant। सिंपल सा फंडा था, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में भी समझाया। ठीक है, इज कॉल्ड कांस्टेंट। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में भी समझाया, जो कि मेरा कोई वेरिएबल है जो विदाउट जो मेरा कोई न्यूमेरिक वैल्यू है जो विदाउट वेरिएबल है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो इसमें भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। से √3 -7 10 2 86। तो इस तरीके से ये विदाउट, ये भी मेरा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है पर इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्योंकि पॉलिनोमियल का टर्म है तो इसलिए ऑल्सो कॉल्ड हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। किसी को कोई दिक्कत? आई होप मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ आप लोग को। अब एक आता है मेरा टर्म जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, एक टर्म मेरा आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में मेरा क्या होता है कि जब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मेरा जीरो आता है तो उसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल zero is called zero polynomial। ठीक है, कह रहा है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मेरा जीरो होता है तो उसे हम लोग कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मानो हम कह रहे हैं कि 2x³ + 3x = 0। तो यहाँ पे कोई मेरा कांस्टेंट दिखा रहा है। टर्म क्या हुआ यहाँ पे? टर्म्स हो गया मेरा 2x³ और 3x। ठीक है, कोफिशिएंट क्या हुआ मेरा यहाँ पे? कोफिशिएंट हो गया मेरा 2 और 3। लेकिन यहाँ पे मेरा जो है कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है जो कि विदाउट वेरिएबल है। कुछ वैसा न्यूमेरिक वैल्यू आपको दिख रहा है? कोई भी टर्म में वैसा कोई न्यूमेरिक वैल्यू दिख रहा है जो कोई वेरिएबल के बिना आ रहा है? नहीं ना। तो यानी कि जब कांस्टेंट नहीं होता है तो हम लोग उसको डिफाइन करते हैं जीरो से, और यही जीरो जो होता है ये मेरा कहलाता है जीरो पॉलिनोमियल। किसी को कोई कंफ्यूजन? हम एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर किए हैं। जबकि मेरे इक्वेशंस में कोई कांस्टेंट दिखाई नहीं दे रहा होता है, कांस्टेंट वाले टर्म नहीं दिखाई दे रहे होते हैं जो कि विदाउट वेरिएबल होता है, तो वहां पे कांस्टेंट को एज्यूम किया जाता है जीरो, और इसीलिए उस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है वो जीरो पॉलिनोमियल का रोल प्ले करता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा फैक्टर आपको। अब हम लोग बात करते हैं
अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं बताने के लिए, समझने के लिए कि क्या चीज़ से समझ सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, वो बात का अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो आप लोग इजीली मेंशन कर पाओगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। सबसे पहला बात आता है कि व्हेन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैं इसको मेंशन कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ। तो हमको सबसे पहले क्या बात ध्यान रखना होता है कि जब व्हेन एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, व्हेन एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स are expressed in fraction, ठीक है, expressed in fraction, exponents of variables are expressed in fraction। तो वहां पे कहेंगे कि इट इज not in a whole number, ठीक है, it is not in a whole number। तो कहेंगे कि it is not a polynomial। कोई कंफ्यूजन है? क्या बात बोल रही हूँ समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कोई बता सकता है? जब कोई एक्सपोनेंट्स, व्हेन एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन, इट इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। कह रही हूँ कि मानो कोई एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मेरा एग्जाम्पल होता है सपोज x की पावर 1/3 प्लस 3, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये वेरिएबल है, इसका ये एक्सपोनेंट्स है, तो क्या ये एक्सपोनेंट्स फ्रैक्शन में है? तो ये फ्रैक्शन में होने के कारण से ये होल नंबर नहीं है, है ना, 1 2 3 0 4 5 कुछ नहीं है। तो जब ये एक्सप्रेशन होल नंबर में नहीं है तो हम लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और कोई रीजन पूछे क्यों, अगर कोई रीजन लिखे तो क्यों, तो लिखेंगे सिंस सिंस एक्सपोनेंट इज नॉट अ होल नंबर। कोई दिक्कत? एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर में नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड बात ध्यान रखेंगे क्या, कि व्हेन वेरिएबल express in roots form, then also it is not a polynomial, then also it is not a polynomial, ठीक है। जब हम लोग रूट फॉर्म में शो करते तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसको कैसे कह सकते हैं, जैसे देखो एग्जाम्पल, अगर रूट x प्लस 3 है तो हम इसको कैसे मेंशन कर सकते हैं, x की पावर 1/2 प्लस 3। तो यहाँ पे अगेन मेरा जो ये एक्सपोनेंट है वो मेरा होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको एग्जाम्स में ये रूट को डायरेक्ट देख के आपको बोल देना है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसको इस तरीके से सॉल्व करके समझाने की जरूरत नहीं है, वो तो अभी मैं आपको ऊपर के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर साथ में की हूँ और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए इसके लिए बोली कि कभी भी रूट जो होता है उसको अगर हटाते हैं तो यहाँ 1/2 लिखते हैं। अब जैसे एक और एग्जाम्पल लो, अनदर, जैसे अगर मानो यहाँ पे होता है 3√x माइनस 7, तो हम इसको लिखेंगे x की पावर 1/3, रूट था क्यूब है तो 1/3 आ गया, -7।
तो अगेन ये क्या हो जाएगा मेरा, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत है? आई होप क्लियर है। इसमें थर्ड बात ध्यान रखना है कि व्हेन वेरिएबल is in denominator, then also it is not a polynomial. ठीक है। जब वह हमारा वेरिएबल जो होता है अगर डिनोमिनेटर में शो करता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखें y² + 1/y - √3 = 0। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मेरा वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया, तो डिनोमिनेटर में आते ही हम कह देंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि कभी भी वेरिएबल को हम लोग डिनोमिनेटर में शो नहीं करते। ये सबसे लॉजिक वाला पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम कोई 3 कंडीशन ऐसा होता है जिस 3 कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। कब कह सकते हैं 3 कंडीशन में कि ये पॉलिनोमियल नहीं है? जब हमारा किसी भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट्स जो होता है अगर वो हमारा जो है फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो वो पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं कहलाएगा। सिमिलरली अगर मेरा जो ये वेरिएबल है वो रूट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है इस तरीके से, तो भी वो मेरा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। एंड द थर्ड वन इज कि जब हमारा वेरिएबल को डिनोमिनेटर में शो करते हैं तो भी वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। आई होप नाउ टुडे दिस इज अ कॉन्सेप्ट, इट इज अ मेन बेस ऑफ द चैप्टर। अगर किसी को यही पॉइंट्स में दिक्कत होगा तो वो फिर चैप्टर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, समझा नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आज का वीडियोस मैं यही खत्म करती हूँ। आई होप आप लोग को ये सारे टर्म्स कंडीशंस समझ में आया होगा। ठीक है, ये 3 मेन पॉइंट को ध्यान में रखना है जिससे हम पता कर पाएंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो कल फिर हम वापस से मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। इसके आगे के कॉन्सेप्ट जैसे कि हम लोग पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। आई होप यू ऑल हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगले टाइम पे। बाय बाय।